क्रांतिकारी बंधु, दो चीज़ें इंडिया की हिस्ट्री में साथ साथ चल रही थी। एक बहुत ताकतवर पार्टी बन के कांग्रेस आ गई थी, खासकर किसकी एंट्री के बाद? गांधी। क्योंकि गांधी ने इंडिया के आंदोलनों को रीजनल रूप बदल के और नेशनल लेवल पे पहुंचा दिया। कौन सा पहला नेशनल बड़ा मूवमेंट था? 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने कहा सभी स्टूडेंट्स अपना स्कूल, कॉलेज, नौकरी, कोर्ट, बेटा बातचीत नहीं करो, ये सब छोड़ दो और फिर सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ हमारा साथ दो। सब चीज़ें ठीक थी, बस एक गलती हमने कर दी। आदमी गलतियों से ही सीखता है। हम अंग्रेज़ों को टैक्स देते रहे, यानी उनकी जेबें भरते रहे। तो वो भी हंसते होंगे, कितने बेवकूफ़ हैं, टैक्स तो एज इट इज़ आ रहा है, ना जाएं स्कूल, हमारा क्या बिगड़ता है। जितनी चीज़ें हमें कमानी है वो तो इंडियंस दे ही रहे हैं। ये धीरे 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 कमज़ोर पड़ने लगा। ऐसा किताब नहीं बताती, किताब कहती है कि बहुत बढ़िया था पीक पर, लेकिन फैक्ट ये है 1921 एक साल तक जब लोग स्कूल नहीं गए तो पेरेंट्स को चिंता सताने लगी कि भैया हमारा बेटा, क्योंकि उस टाइम लड़कियां पढ़ती कम थी बेटा, कि हमारा बेटा एक साल बर्बाद हो गया, 9वीं में गया ही नहीं, तो अब ये आगे कैसे बढ़ेगा? इसकी पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं, कॉलेज नहीं गया लड़का। कोई पिताजी को फील हुआ भाई मैं नौकरी छोड़ के बैठ गया, मेरे बच्चों का पेट कहाँ से भरेगा? चलो मैंने जितना कमाया वो एक साल निकल गया, आगे नई आज़ादी मिली 4 साल, तो मेरा घर कैसे चलेगा? धीरे धीरे लोग वापस आंदोलन से, बेटा जो ये लेट आते ना तुरंत आके बैठते रहा करो, बात नहीं करनी होती बीच में फिर। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई और कल से लेट नहीं आना, तुम 1 घंटे ऊपर घूमते हो, ये 9:30 बजे जो है ना सबको यहाँ पहुँच जाना है। एक पीछे तुम में से ना एक एक्टिव रहा करो यहाँ, जब इनकी एंट्री हो, जो बात करता दिखे उसको तुरंत चलता करो यहाँ से। तो 1921 में बहुत मशक्क़त करके हम जैसे तैसे खींच लाए, पर 1922 की स्टार्टिंग थी। आपको एक डेट मैंने बताई थी 5 फरवरी, उस दिन क्या घटना घट गई? चौरा चौरी। और एक बहाना, मान लो सच भी है बहाना भी है, महात्मा गांधी को लगा कि अब सही मौका है आंदोलन वापस लेने का। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस टाइम पे जाके कांग्रेस में एक फूट पड़ी, जिसमें एक नई पार्टी बनी जिसने अपना नाम रखा स्वराज पार्टी कह लो, स्वराज दल कह लो, जिसके 3 आदमी बताए थे, मोतीलाल नेहरू, एक NC केलकर और एक चित्तरंजन दास। धीरे धीरे ये पार्टी ज़्यादा ऊपर आने लगी। एक समय आया जब सबको लगा कि कांग्रेस पीछे रहेगी और स्वराज दल कांग्रेस को हटा के नंबर 1 बन जाएगा। पर कुछ ही दिन बाद 1925 में CR दास की डेथ हो गई, चित्तरंजन दास। इनको देश बंधु भी कहते हैं। ये पेपर में आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन, देश बंधु उपनाम किसे दिया गया? CR दास, चित्तरंजन दास को। बिल्कुल सेम एक नाम है दीन बंधु, ये पेपर में पूछ लेंगे। ये एक अंग्रेज था, उसका नाम था CF एंड्रयूज, ये नाम था। तो एंड्रयूज नाम के एक अंग्रेज को दीन बंधु, दीन मतलब गरीब, गरीबों का भाई, ये दोनों एक जैसे लगते हैं जब पेपर में आते हैं। देश बंधु, देश का भाई, ये हमारा इंडियन थे, बड़े लीडर, जिनका नाम था चित्तरंजन दास, CR दास। 1925 में इनकी हो गई डेथ। उस डेथ के बाद वो पार्टी धीरे धीरे शिथिल पड़ गई, पीछे हटने लग गई। कौन सी पार्टी? स्वराज दल, जो कब बना था? 1923 में। कब ये पीछे हटने लग गया? 1925 में। इस बीच में मैंने आपको बताया था गांधी जी एक बार कांग्रेस के हेड भी बन गए थे 1924 में। कौन सी जगह थी वो? बेलगांव कर्नाटक में पड़ेगा। 25 में फिर पहली बार एक इंडियन लेडी को इसकी हेड बनाया गया, सरोजिनी नायडू। ये सब चीज़ें चल रही थी। इसके पैरेलल में कुछ क्रांतिकारी बंधु अपना काम करने लग गए थे और 1924 में एक बड़ी पार्टी उन लोगों ने बनाई थी जिसका नाम रखा था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा एक था आज़ाद। इसके अलावा रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और इस तरह के कई बड़े लड़के थे उस जमाने में जो भाई देश को आज़ाद कराने की कोशिश में थे। आज़ाद इकलौते बचे थे, बाकी सबको पकड़ लिया गया था। एक कांड जिसको अंग्रेज़ कहते हैं काकोरी कांड।
काकोरी कांड, ये एक रेल की घटना मैंने कल आपको बताई थी कि पैसे थे नहीं, बंदूक हथियार खरीदने हैं तो कहाँ से पैसा आए। तो सरकारी खजाना, जो कि एक्चुअल में हमारा ही था, नाम सरकारी खजाने को लूटने का प्लान बनाया गया और इस लूट में आज़ाद अकेले बचे, बाकी सबको या तो फांसी दे दी गई या काला पानी की सज़ा दे दी गई या लंबे कारावास, भाई 20 साल 15 साल पड़े रहेंगे जेल में। ये पार्टी खराब हो गई, नहीं काम कर पाई, क्योंकि ये जैसे ही बनी, अगले साल की घटना है ये 25 की। तो देखो 25 में देश में क्या क्या हो रहा था। एक तरफ कांग्रेस आराम से पहली बार एक इंडियन लेडी को कांग्रेस की अध्यक्षा बना रही थी, वहाँ दूसरी तरफ वो जवान लड़के काकोरी रेल को लूट रहे थे, कांड अंग्रेज़ों की ज़बान में कर रहे थे ताकि पैसा आ जाए। 1926 में भगत सिंह ने अपनी एक छोटी सी पार्टी बनाई, एक स्टूडेंट्स के लिए, नौजवान भारत सभा, NBS। मैंने कल भी बताया था, ये एक कॉलेज के स्टूडेंट थे, नेशनल कॉलेज, जिसको कि पैसे की कमी के चलते बंद करना पड़ा, अदरवाइज बहुत बढ़िया कॉलेज था। 1926 में नौजवान भारत सभा, भगत सिंह का नाम चलेगा इसके साथ। HRA में कई बड़े नाम हैं, लेकिन जो आखिर तक चला वो कौन है? आज़ाद। 1927 में एक कमीशन की नियुक्ति की घोषणा हुई 1927 के नवंबर में, जिसकी कहानी मैंने कल आपको सुनाई थी, जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन देखने आ रहा था कि 1919 के जो रिफॉर्म्स अंग्रेज़ों ने किए, क्या वो हमारे काम के हैं या वेस्ट हैं। एक्चुअल में इनको लिखना था कि इंडियंस किसी काबिल नहीं है, हमें इनके लिए नियम बनाने पड़ेंगे। जब इसकी एंट्री हुई 1928 के फरवरी में, सबसे पहले इसके सदस्य आए मुंबई। इसमें 7 मेंबर्स थे और सारे के सारे वाइट्स, तो इसलिए इसे कहते हैं वाइट मैन कमीशन, ये हमने नाम दिया, भाई अंग्रेज थे सारे, गोरे थे। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन जब इंडिया आया, मुंबई में उतरा, तो इसका बुरी तरह से विरोध हुआ और ये विरोध हमने फरवरी से लेके अक्टूबर 1928 तक जारी रखा। ये जहाँ जहाँ गए हमने बड़े लेवल पे विरोध प्रदर्शन किया। इनका लास्ट बड़ा जो पॉइंट था, जहाँ से फिर इनको आगे रिपोर्ट बनानी थी, ये था लाहौर। लाहौर में आप जानते हैं नेशनल लॉ, ये अपना कॉलेज मैंने बताया आपको, सभा बना ही रखी थी भगत सिंह ने। कौन सी सभा? नौजवान भारत सभा। तो इसके सारे मेंबर पहुंच गए विरोध करने के लिए। और कल भी बताया था कि इनके टीचर हुआ करते थे, जिनको सब बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, लाला लाजपत राय। तो लाला जी इसको लीड कर रहे थे, जिसके चक्कर में वो सिर पे लाठियां पड़ी, बाद में जाके इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ हो गई थी नवंबर में, ये अक्टूबर में सब हुआ घटना, नवंबर में इनकी डेथ। और इसका बदला 1 महीने के अंदर दिसंबर में भगत सिंह और उनके संगी साथियों ने ले लिया, जिसके कारण एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सॉन्डर्स हत्याकांड। मारना था स्कॉट को, पर गलती से मारा गया सॉन्डर्स। ये हत्याकांड यहीं फाइलों में दब गया, नाम दिया गया लाहौर षड्यंत्र केस, क्योंकि लाहौर में हुआ था ना, षड्यंत्र था, तो लाहौर षड्यंत्र केस नाम की फाइल बनी और उसका कोई आदमी मिला ही नहीं जिस पे ये केस वेस फाइल करते, तो ये यहीं पे षड्यंत्र केस की फाइल दबा दी गई। लेकिन फिर 1928 के बाद 1929 में कांग्रेस और क्रांतिकारी अपने अपने बिहाफ पे काम करने लगे। 1929 में कांग्रेस ने एक वर्ड इस्तेमाल किया और कहा, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। 1929 में ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने प्लान किया। प्लान तो सारी उस पार्टी का था जिसका नाम था HSRA, जो कब बना दी गई थी? हाँ, 28 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहले HRA बनी थी, जिसने वो काकोरी कांड किया था, वो भी तो अगले ही साल खत्म हो गई थी। HSRA 1928 में बनी, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और आज़ाद और ऐसे ढेर लोग थे। ये अपने आप को कॉमरेड कहा करते थे। कॉमरेड ना, हमारे दल के लिए जो मेन आदमी काम करता है उसको कॉमरेड शब्द नॉर्मल है, रशियन रिवॉल्यूशन में भी ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था। तो भगत सिंह बहुत ज़्यादा प्रभावित थे रूसी क्रांति से। रशिया में क्रांति कब हुई थी? 1917। ये सोचते थे कि भैया अगर वहाँ इतना बड़ा देश सुधर सकता है, मजदूर किसान अगर अपनी सरकार चला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं चला सकते। इसी चक्कर में भगत सिंह ने सारी क्रांति और ये सब कर डाला था। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सोशलिस्ट वर्ड यहीं से तो आया था, क्योंकि रशिया की क्रांति को हम कहते हैं समाजवादी क्रांति। सोशलिस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? समाजवादी। तो समाजवादी क्रांति किस कंट्री में हुई थी दुनिया में सबसे बड़ी? रशिया में। और रशिया की इस क्रांति से बहुत प्रभावित थे भगत सिंह।
जब ये क्रांति हुई तब तो वो थे 10 साल के, लेकिन बाद में जाके पढ़ के उन्होंने ये सब देखा कि इंडिया भी इसके ऊपर काम कर सकता है। HSRA ने अपना बनाने के बाद संगठन अगले ही साल असेंबली में बम फेंकने का प्लान बना लिया, और उस बम को फेंक के वैसे तो उनको भाग जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं गिरफ्तारी दूंगा। उस गिरफ्तारी के चक्कर में फिर वो पुरानी फाइलें खुली, जिनमें वो पुराना केस भी खुल गया। कौन सा केस? लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें कि फिर वापस वो पूरा सैंडर्स की कहानी रिपीट हुई, और ये कंफर्म हो गया अंग्रेज़ों को कि गोरे सैंडर्स की हत्या करने वाला भगत सिंह और इसका ग्रुप है। और इसी चक्कर में, क्योंकि उस ज़माने में किसी भी गोरे का मर्डर करने का मतलब था 100% फांसी, तो इसीलिए भगत सिंह को फांसी हुई। भगत सिंह ने जिस चीज़ के चक्कर में गिरफ्तारी दी थी, उन्हें नहीं पता था कि पुरानी षड्यंत्र केस की फाइल खुलेगी। वो तो बाद में इन्हीं के संगी साथियों ने इन्हीं के साथ चीट कर दिया, इनके खिलाफ गवाही दे दी। हाँ बेटा, इनका नाम सारा इसी में फंसा था कि इन्होंने बॉम्ब बनाए, इन्होंने ना कई जगह फैक्ट्रियां लगा रखी थी, तो कई सारी चीज़ों में फंसा दिए गए फिर कि ये बॉम्ब जितने एक्सप्लोजन हुए उन सब में इनका नाम था। जगह जगह बड़े बड़े लोग मारे गए थे ना, उनमें सब में इनका नाम फंसा दिया। जैसे देखो, फंसता कोई एक, अब भी तो ऐसा ही होता है, कोई एक आदमी अगर मर्डर कर दे तो देखा उसके कांटेक्ट में कितनों को उठा लेते हैं, 2-4 को और भी लपेटे में ले लेते हैं। तो ऐसे ही करते थे। एक आदमी कंफर्म हुआ, बाकी सारे उसके संगी साथी थे। जैसे HSRA, ये तो फैक्ट है कि बम बनाते थे ये लोग, इनकी जगह जगह फैक्ट्रियां थी। इनफैक्ट रोहतक में भी बम बनाने का कारखाना था उस जमाने में। एक वैद्य लेखराम थे जिनका, जो बाद में पकड़े गए थे। तो ऐसे उस जमाने में ना ये कॉमन एक्टिविटीज थी। मेन मारने वालों में, जैसे हत्या का प्लान जो बनाया पूरे ग्रुप ने बनाया था। शूट करने में मेन आदमी थे भगत सिंह, लेकिन प्लान में तो बहुत सारे लोग शामिल थे ना। और लाहौर षड्यंत्र केस एक नहीं है बेटा, इसमें कई षड्यंत्र केस थे, जिसमें कई चीज़ों में इनका नाम बाद में फंसा दिया गया। तो भगत सिंह और इनके संगी साथी उस चक्कर में फंस के, यहाँ कांग्रेस अपना काम कर रही है। कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रही है? पूर्ण स्वराज ने लोगों को अट्रैक्ट किया कि भैया ये अच्छा वर्ड है, पूरी अपनी आज़ादी, अपना खुद का राज। और 1929 में एक तरह से लोग डिवाइड हो गए विचारधारा से। एक विचारधारा कह रही थी गांधी के काम के तरफ चले, और गांधी देश में अपने आप एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज, तो देश आज़ाद हो जाएगा, हमारा राज आएगा। दूसरी तरफ उनको HSRA के भगत सिंह इम्प्रेस कर रहे थे, उनको वैचारिक रूप से, कि भैया आज़ादी भीख में मांगने की ज़रूरत नहीं होती और आज़ादी छीननी पड़ती है। तो लोग इस बात से भी प्रभावित थे कि हाँ भैया आज़ादी कोई भीख में कैसे देगा, ये तो छीननी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, अपने हक की बात करनी पड़ेगी। अब जनता इन दोनों के बीच में डिवाइड हो गई थी 1929 में। और ये बात किसको रास नहीं आएगी? गांधी जी को, बड़े लीडर्स को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि भाई ये यंग लड़का है, इसके पीछे जो है इतनी दुनिया चल पड़ी। इस बीच में गांधी जी को लगा कि मुझे कुछ बड़ा स्टेप लेना चाहिए ताकि जनता मेरे साथ जुड़ जाए। और इसी सीरीज में गांधी ने दूसरा बड़ा स्टेप उठाया 1930 में, जब गांधी ने चलाया एक नया आंदोलन जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसी को कहते हैं CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये गांधी का दूसरा बड़ा मास मूवमेंट था। अब गांधी ने बहुत प्लानिंग से कहा, पहले अंग्रेजों को, इस जमाने में हेड हुआ करते थे वायसराय इरविन। गांधी ने इरविन को अपनी एक चिट्ठी भेजी और इसमें लिखा कि भैया हमारी ये बातें हैं, आप इनको मान लो। 11 बातें लिख दी, 11 सूत्री। तो भाई उसमें क्या था? टैक्स घटा दो, अपनी जो तुम लोग बड़ी बड़ी सैलरी इंडिया से उठाते हो कम कर दो, सेना का खर्च कम कर दो, फालतू सी की बातें। उस 11 बातों को इरविन ने ध्यान भी नहीं दिया। ऐसी एप्लीकेशन तो रोज़ आती थी ना, ये कर दो वो कर दो, इरविन ने ध्यान नहीं दिया। तो गांधी जी ने ये एक तरह से इस्तेमाल किया इस बात को कि हमारी बात नहीं सुनी तो अब मैं आंदोलन चलाऊंगा। और आंदोलन का पूरा प्लान किया गया कि एक मैं और मेरे पीछे 78 लोग, यानी 79 लोग। लिस्ट बनी बाकायदा, हर एक आदमी का नाम था इसमें मेंशन किया गया। इसमें एक अमेरिकी भी था जिसका नाम था वेब मिलर। ये कई बार पूछ लेते हैं, एक अमेरिकी, इसका मतलब गांधी का डंका इस टाइम विदेशों में बज चुका था।
तो गांधी ने 78 लोगों की पूरी एक लिस्ट बनी कि भाई मैं लीड करूंगा, मेरे पीछे ये लोग चलेंगे, और सब कुछ प्लान्ड था, कितने दिन कहाँ से कहाँ चलना है। जैसे टारगेट बनाया कि भाई ऐसे मौसम में ये यात्रा करेंगे जब बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी ना हो, क्योंकि गर्मी में चलना भी मुश्किल है, सर्दी में चलना भी। तो इसलिए डिसाइड किया गया कि 12 मार्च से पैदल चलना शुरू करेंगे। अब आप मौसम देखो धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है ना, जैसे अब से ठीक 1 महीने बाद तो सही मौसम होगा। तो ये कहा गया कि 12 मार्च से चलना शुरू करेंगे और 5 अप्रैल तक चलते रहेंगे। ऐसा नहीं 24 घंटे चलेंगे, एक डिस्टेंस कवर करना था, वो डिस्टेंस पहले से माप रखा था। ये यात्रा करनी थी, एक आश्रम गांधी जी ने बनाया था, साबरमती आश्रम। आप सबको पता है साबरमती आश्रम गुजरात में है। यहाँ से चलना शुरू करना था और दांडी नाम की जगह पहुँचना था। दांडी, इसी को डांडी भी कह देते हैं। ये टोटल डिस्टेंस था 240 मील का, माइल्स का। अगर आप इसको किलोमीटर्स में करेंगे तो 390 किलोमीटर्स का ये टोटल डिस्टेंस था। इसके बीच में पैदल चलना था। ऐसा नहीं 24 घंटे चलेंगे, लेकिन एक टाइम डिसाइडेड था कि भाई सुबह के जैसे 4 घंटे चल लेंगे, 3 घंटे चल लेंगे, फिर शाम के 5 घंटे चल लेंगे, इस तरीके से। टोटल डिस्टेंस जितना देख रहे हो इसको इससे याद कर लो। ये बीच का इनका डिफरेंस निकालोगे तो दिन निकलेंगे 24 दिन। 24 दिन तक चलना था और 240 मील चलना था। इसका मतलब एक दिन में कितने मील कवर करने थे? 10 मील। 10 मील कवर करने थे। जो लोग आज भी कांवड़ लाते हैं, देखा नहीं, वो लोग 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन का टारगेट लेते हैं। तो ऐसे डिस्टेंस उन्होंने टारगेट ले लिया कि भैया इससे इसके बीच की दूरी है 240 मील, 24 दिन का टारगेट लेते हैं, रोज़ के 10 मील कवर करेंगे। ऐसा क्यों किया गया? ताकि जनता अवेयर हो जाए कि भैया गांधी जी कहाँ रुकने वाले हैं। और पूरा प्लान था कि भैया यहाँ से चल के यहाँ कहीं पहुँचना है तो ये हमारे रुकने के बिंदु रहेंगे। गांधी जी बहुत समझदार थे। जनता को जोड़ने के लिए गांधी ने इसमें देश के जो आंतरिक हिस्से थे ना गुजरात के, वहाँ से ट्रेवलिंग का प्लान बनाया कि भाई कहीं स्टे करेंगे गाँव में। जैसे 5 मील चले, कोई गांव पड़ा, गांव के लोगों को पहले से पता था कि हमारे यहाँ गांधी जी रुकने वाले हैं, तो वो खाने पीने का इंतज़ाम रखते। 4-5 गांव के लोग इकट्ठे हो जाते, फिर उसमें से 10, 20, 50 लोग गांधी जी के पीछे चल पड़ते कि हम भी गांधी के साथ आगे यात्रा करेंगे। फिर कहीं अगला पड़ाव होता जहाँ शाम को रुकते, वहाँ रात का खाना खाती सारी भीड़, और वहाँ से गाँव के और 50-100 लोग फिर गांधी के पीछे। तो 24 दिन तक लगातार लोग जुड़ते जुड़ते जुड़ते, जब चले थे तो गांधी के पीछे महज 78 लोग थे। लेकिन फिर ये जुड़ते 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 ढेरों लोग, कहते हैं हजारों लोगों का हुजूम था जब गांधी जी लास्ट डे ट्रेवल कर रहे थे। और लास्ट डे जब गांधी जी दांडी पहुंचे तो यहाँ हजारों लोग गांधी जी के पीछे एक भीड़ के रूप में थे। 5 अप्रैल की शाम को यहाँ पे पहुंचे। बड़े लेवल पे आसपास के गांवों ने मिलके, कांग्रेस तो पैसे वाली पार्टी थी, खाना पीना रहना सब चीज़ों के इंतज़ाम कर रखे थे। और अगले दिन सुबह यानी 6 अप्रैल की सुबह गांधी जी उठे, बाकी सब लोग उठे। सुबह के 6:30 बजे महात्मा गांधी ने मुट्ठी में नमक उठाया, नमक तो ऑलरेडी बना हुआ था, नमक उठाया और कहा आज मैंने अंग्रेज़ों का एक नियम तोड़ दिया। क्या नियम था? अंग्रेज़ों ने एक रूल बनाया था कि नमक का हम व्यापार करेंगे, नमक कोई भी घर पे नहीं बनाएगा। हमारी गुजरात साइड जो एरिया है ना, वहाँ पानी ना नमकीन है, अरेबियन, ये पड़ता है ना आपका अरब सागर, गुजरात की तरफ सारा पानी तो टच है। कौन सा सागर है ये? अरब सागर, अरेबियन सी। तो इस पानी को, इस पूरी पट्टी में क्या करते हैं, खेतों में ना अपनी जैसे क्यारियाँ सी बना लेते हैं। क्यारियाँ, खेत जैसे खोद के थोड़ा सा मिट्टी एक एरिया नीचे तक, उसमें पानी भर देते हैं। वो पानी नमकीन है, कुछ टाइम बाद पानी इवेपोरेट होगा, उड़ जाएगा। नेचुरल तरीका, कुछ नहीं करना। वो पानी उड़ के एक वाइट सी परत रह जाएगी, फिर उसके ऊपर पानी भर देंगे, फिर पानी उड़ जाएगा, फिर एक परत रह जाएगी, फिर पानी भर के पानी उड़ता रहेगा, परतें बनती रहेंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब परतें ज़्यादा हो जाएंगी और पानी थोड़ा, तो जब वो पानी उड़ेगा तो ऊपर के सारे परतों को हटा लेंगे, नेचुरल तरीके से नमक बन गया। ये बिल्कुल कोई भी गरीब आदमी, पानी मुफ्त का, धूप मुफ्त की, उसको करना क्या है। ये नेचुरल तरीका था नमक बनाने का। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि नहीं, ऐसे फ्री में क्यों नमक बनाओगे, नमक का व्यापार होगा, हम बेचेंगे, तुम खरीदोगे। यानी एक मुफ्त की चीज़ भी हमें खरीदनी पड़ेगी जिसमें कोई लागत ही नहीं है, और अंग्रेज़ उसमें भी फ़ायदा उठाएंगे, टैक्स लगाएंगे, पैसा कमाएंगे। तो गांधी जी ने कहा ये गलत कानून है और सबसे पहले हम इसी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे।
क्योंकि आज्ञा दे रखी है नमक नहीं बनाना। तो महात्मा गांधी ने वहाँ सुबह 6:30 बजे, पहुँच तो रात में ही गए थे, भीड़ थी, और एक जैसे सिंबॉलिक होता है ना एक काम करना कि भाई पहला कानून तोड़ेंगे, पहली गलत आज्ञा को नहीं मानेंगे, और सबसे पहले उठ के महात्मा गांधी ने यहाँ नमक बनाया, जिसका कि कानून था कि नमक अंग्रेज सिर्फ व्यापार से आप तक पहुँचाएंगे, आप बनाएंगे नहीं। ये गांधी जी का नमक के व्यापार पे एक तरह से ये क्रॉस लगा दिया कि क्यों व्यापार करोगे तुम, मुफ्त की चीज़ है, तुमने क्या खास किया, इसमें लागत तो कोई है ही नहीं। तो नमक कानून, नमक सत्याग्रह है, जिससे स्टार्ट हुआ था हमारा ये आंदोलन, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सविनय याद करो, हिंदी की एप्लीकेशन होती है सविनय निवेदन यह है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये याद होगी ना पहली लाइन। हम आपकी इज्जत करते हैं, अंग्रेजों को कह रहे हैं हम आपकी इज्जत करते हैं, पर आपकी बात नहीं मानेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, गलत चीज़ नहीं मानेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन बहुत बड़ा है, लेकिन आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किससे की गई है? नमक सत्याग्रह से। तो सबसे पहले नमक सत्याग्रह पहला स्टेप था इस बड़े आंदोलन का। अब गांधी जी ने एक बिगुल बजा दिया, पूरे भारत में फैल गया कि भैया गलत कानून के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। पूरी इस पट्टी ने, जो गुजरात की पट्टी है ना दक्षिण भारत तक, इन सब ने नमक बनाया। और नमक बनाने के अलावा महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेज हमारे यंग क्राउड को बिगाड़ रहे हैं, ये शराब का जो चलन है ना आज, ये बहुत हद तक अंग्रेज ही लाए। ऐसा नहीं कि पहले शराब नहीं थी, मध्यकाल में भी थी, प्राचीन काल में भी थी, जब वैदिक काल था तब भी शराब थी, लेकिन इतनी खुलेआम शराब अवेलेबल नहीं थी बेटा। उस ज़माने में शराब बहुत बहुत एक अमीर लोगों का पेय था। तो शराब को घर घर तक पहुंचा दिया अंग्रेज़ों ने, कारण शराब में बहुत मोटी कमाई थी। तो गांधी जी ने कहा कि जो ये शराब है ना, ये हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रही है और इसका अंग्रेज़ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे देश की औरतों को कहा, ये औरतों का पहला बड़ा आंदोलन है बेटा, जिसमें औरतें उतरी। अब तक गांधी जी सिर्फ आदमियों की पैरवी करते थे कि भैया आदमी आंदोलन करेंगे, चाहे साइमन कमीशन था, कुछ भी औरतें आपको कहीं नहीं मिली। लेकिन 1930 में पहली बार औरतों ने आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। और वो जो रैली गई थी ना गांधी जी की पैदल पैदल, उसमें ढेर औरतें भी गांधी जी के साथ थी। तो बहुत लोगों ने ये बात अच्छी पसंद की कि औरतों को भी बराबरी का दर्जा मिला। गांधी जी ने औरतों को जिम्मेदारी दी कि तुम जाओ शराब की दुकानों पर और वहाँ धरने दो, खुलने मत दो, क्योंकि शराब खुलने से तुम्हारे घर बर्बाद होते हैं। किसी का हस्बैंड, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, यही तो पी रहे थे ना शराब। तो औरतों को भेजा कि तुम चले जाओ और तुम जहाँ जहाँ शराब की दुकानें हैं, इंडियन तो शराब बेचते नहीं थे, वहाँ वहाँ धरने दो। तो औरतों ने भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा गांधी जी ने क्या कहा, जो 1920 में कहा था ना कि छोड़ दो ये इनके स्कूल कॉलेज, वापस गांधी ने कहा बंद करो सरकारी संस्थानों में जाना, छोड़ दो सब काम। और एक बड़ी बात इस बार गांधी ने कही कि भैया टैक्स नहीं देंगे। क्यों दें टैक्स? टैक्स खा खा के तुम हमारे देश का ही नुकसान कर रहे हो। तो टैक्स ना देना बड़ा अच्छा डिसीजन था। किस सन में लिया गांधी ने ये? 1930 में। ये लेना कब चाहिए था? 1920 में। 20 में तो हम उनको पैसे देते रहे, तभी तो चौरा चौरी और ये सब घटनाएं हुई। 1930 का साल कांग्रेस ने सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। उसमें जवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, औरतें भी थी, आदमी भी थे। ये सारे स्टेप्स थे गांधी के। इसके पैरेलल में वो भगत सिंह की पार्टी क्या कर रही है, 1929 में उन्होंने बम फेंका, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, उनके ऊपर केस चल पड़ा। तो गांधी जी ने लोगों को इम्प्रेस किया अपने बड़े आंदोलन से। अब इस आंदोलन में, जब ये आंदोलन चल रहा है, इस बीच में भगत सिंह जैसे लड़कों के ऊपर केस चल रहा है। तो उनके केस में फाइनली वो फंस गए और उनको फांसी की सज़ा मुकर्रर हो गई। ये घटना है 1931 के स्टार्टिंग की। महात्मा गांधी 1930 में अपना आंदोलन बढ़िया चला रहे हैं और चलाते चलाते आ गया 31। फिर मैंने क्या कहा था, आंदोलन एक लिमिट तक चलता है, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। महात्मा गांधी को 1931 में लॉर्ड इरविन ने बुलाया, कारण बहुत बड़ी एक बैठक अंग्रेज़ों ने की थी, जिसको मैंने कल बताया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
इसको स्क्वायर टेबल पे या रेक्टेंगल टेबल पे क्यों नहीं किया? क्योंकि राउंड टेबल में कोई हेड नहीं होता। जो रेक्टेंगल टेबल होते हैं ना, इस पे ये माना जाता है जो यहाँ बैठेगा वो इन सब का हेड है, जो यहाँ बैठेगा। तो राउंड टेबल पे ना बेटा सब बराबर माने जाते हैं, कोई हेड नहीं होता। इसीलिए कॉन्फ्रेंस जानबूझ के ऐसी रखी गई कि इंडियंस को हम बराबरी पे बैठाना चाहते हैं। तो कैसी कॉन्फ्रेंस रखी गई? राउंड टेबल। ये लॉजिक है बस, बाकी कोई लॉजिक नहीं है इसका। ये टेबल गोल थी और इस पे आमने सामने बैठते थे। तो लॉर्ड इरविन के ऊपर दबाव आया, पहली आरटीसी रखी गई थी लंदन में, उसमें इनको बुलाया गया, गांधी को, कांग्रेस को। तो गांधी ने, कांग्रेस ने बायकॉट किया फर्स्ट आरटीसी का। इंडिया से 89 लोग गए, जिनमें हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे, तेज बहादुर सप्रू थे, बड़े वकील थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन गांधी नहीं गए। गांधी नहीं गए मतलब भारत नहीं गया, कांग्रेस नहीं गई, क्योंकि मेन गांधी ही भारत थे उस जमाने में। फर्स्ट आरटीसी फेल रही क्योंकि मेन आदमी तो आया ही नहीं। 89 जो लोग आए उनकी कोई सुनने वाले नहीं थे ज़्यादा। तो फिर अंग्रेजों ने कहा कि भाई इंडिया से मेन आदमी को बुलाओ, गांधी को। उसी चक्कर में इसी आरटीसी को आगे बढ़ा के सेकेंड आरटीसी करनी पड़ी। वैसे आरटीसी सिर्फ एक करनी थी, लेकिन गांधी नहीं गए ना, तो दूसरी करनी पड़ी। गांधी जी को कैसे बुलाएं, क्योंकि गांधी जी तो अपना आंदोलन चला रहे हैं। तो लॉर्ड इरविन के ऊपर वहां से प्रेशर आया कि भैया कुछ करो, कैसे समझाओ बुझाओ, जो भी है गांधी को भेजो। इरविन ने गांधी को बुलावा भेजा। गांधी अपना आंदोलन चला रहे थे। इन्होंने, ये दिल्ली में बैठते थे, क्योंकि इस टाइम तक देखो राजधानी तुम्हारी नई दिल्ली बन चुकी थी। तो नई दिल्ली में बैठते थे, वायसराय थे। इन्होंने कहा भाई कि कुछ भी करके गांधी को बोलो मीटिंग करनी है एक। तो गांधी अपना जहाँ पे भी काम कर रहे थे छोड़ के ट्रेन में बैठ के दिल्ली आए। जब ये सब घटनाएं चल रही हैं ना, ये जनवरी फरवरी की घटनाएं हैं, और मार्च में भगत सिंह की फांसी मुकर्रर हो गई है, क्योंकि डेट तो पहले बता दी थी 24 मार्च की। तो जनवरी फरवरी में ये सब घटनाएं चल रही हैं। महात्मा गांधी को दिल्ली से न्योता आया कि आपसे वायसराय मिलना चाहते हैं। सबसे पावरफुल आदमी वायसराय है। गांधी रेल में बैठ के नई दिल्ली पहुंचे। जब स्टेशन पे उतरे तो जो HSRA वाले लड़के थे ना, किसकी थी HSRA? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके बहुत सारे लड़के इकट्ठे हुए और महात्मा गांधी से मिलने के लिए। ये सबको पता था गांधी दिल्ली आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। जैसे ही गांधी उतरे, उन लोगों ने तेज तेज नारे लगाने शुरू कर दिए कि भाई गांधी जो है वो गलत कर रहे हैं, इस तरह की बात। एक बड़ी भीड़, गांधी थोड़ा आगे गए तो मिली। उन्होंने कहा सर ये लड़के तो, इनको तो समझ है नहीं, जवान है, पर आप तो समझदार हैं, मैच्योर हैं, आप जाके इरविन से बस इतनी बात कर लेना कि इन 3 लड़कों पे जो फांसी मुकर्रर हुई है, इनकी फांसी को कम करके और आजीवन कारावास में तब्दील करवा देना। अब पता नहीं गांधी ने बात की कि नहीं की, ये किसी को नहीं पता। गांधी जी का कहना था कि भाई मेरी कोशिश से काम नहीं चलेगा, जब उनको मौत ही चाहिए, क्योंकि भगत सिंह खुश थे कि हाँ ठीक है हमें फांसी हो गई है। लॉर्ड इरविन के सामने गांधी ने क्या पता क्या बात की नहीं की, कोई नहीं जानता, ये तो दफन है इतिहास में। लेकिन लॉर्ड इरविन ने गांधी की सभी बातें मान ली। जो जो गांधी ने कहा ना वो सब माना। गांधी जी ने क्या कहा कि जितने आपने हमारे वर्कर पकड़ रखे हैं इस आंदोलन में, उन सबको रिहा कर दो। सब छोड़ दिए गए। पता नहीं कितनी सारी बातें गांधी ने रखी और सब मान ली गई। बस एक बात नहीं मानी, ये वाली कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा कम करके आजीवन कारावास कर दो। कई लोगों को आज भी शक है कि अगर गांधी ने ये बात कही होती तो इरविन ने ये बात मान ली होती, क्योंकि इरविन के ऊपर से दबाव था वहां से महारानी ब्रिटेन के सचिव का कि चाहे कोई बात माननी पड़े तुम्हें गांधी को भेजना है। अब ये बात गले से नहीं उतरती कि गांधी ने कहा और इरविन ने नहीं माना। क्या पता गांधी ने कहा कि नहीं कहा। फाइनली महात्मा गांधी वापस आए और वापस आके गांधी जी ने कहा कि भाई ये आंदोलन रोक दो, मेरी इरविन से बात हो गई है और मैं लंदन जाऊंगा अपनी बात को रखने के लिए। कहते हैं इस बीच में फरवरी में जो इनके सबसे खास मित्र थे चंद्रशेखर आज़ाद, कहते हैं वो भी इलाहाबाद में नेहरू के निवास स्थल पर गए थे। वैसे आज़ाद और नेहरू की निभती नहीं थी क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन आज़ाद जाके नेहरू से मिले और उन्होंने नेहरू से रिक्वेस्ट की कि सर बहुत ज़्यादा आशा लेके आपके पास आया हूँ, आप जो कहेंगे वो कांग्रेस कर देगी और कांग्रेस जो कहेगी वो इरविन कर देगा, तो बस आप इतना कर दो कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को टलवा दो, उसको आजीवन कारावास में तब्दील करवा दो। मुझे नहीं पता हिस्ट्री क्या है क्या नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आज़ाद बिल्कुल मतलब बहुत नाक वाले आदमी थे। आज़ाद झुकने वालों में से नहीं थे।
आज़ाद मन पे पत्थर रख के नेहरू से मिले होंगे, क्योंकि नेहरू गांधी के तो बिल्कुल खिलाफ थे वो, कि इनका तरीका ठीक नहीं है, हम उससे खुश नहीं हैं। तो कितना मन उन्होंने अपना तोड़ा होगा, कितना परेशान हुए होंगे जब सोचा होगा कि नेहरू के सामने जाके गिड़गिड़ाना पड़ेगा, बात रखनी पड़ेगी। उन्होंने नेहरू के सामने बात रखी। अब ये कोई देखने वाला, जानने वाला, बताने वाला नहीं है कि हुआ क्या, पर नेहरू ने शायद इनको मना कर दिया। ये वहाँ से बाहर आए। ये नेहरू के घर से जब बाहर आए ना, उसी के पास एक पार्क हुआ करता था, अभी भी है, एल्फ्रेड पार्क, इसका नाम था एल्फ्रेड पार्क, अंग्रेजों के नाम पे था। इस पार्क में बैठे थे, बहुत दुखी थे। जैसे इनको दिख रहा था कि यार मैंने एक पार्टी बनाई थी HRA 1924 में, वो खत्म हो गई। वो जब लूटी नहीं थी वो ट्रेन, क्या नाम था उसका, सारे तो उसमें कोई फांसी पे, कोई काला पानी, सब तो खत्म हो गया। दोबारा मेहनत करके 1928 में पार्टी बनाई HSRA। अब वो पार्टी भी खत्म, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ ढेरों लोग पकड़े गए थे, बहुत सारे क्रांतिकारी, कोई किसी में सजा में जाएगा अंदर, कोई किसी में। अब वापस से संगठन कैसे बनेगा? जैसे एक आदमी जिसने संगठन बनाया हो ना, उसको पता है कि संगठन बनाना आसान नहीं है, अपनी जैसी सोच के लड़के इकट्ठे करना आसान काम नहीं था। बहुत ज़्यादा दुखी थे आज़ाद, और जैसे तैसे उनको लगा कि छोड़ो यार, सब चीज़ें एक तरफ रखते हैं और जाके नेहरू से कह देते हैं, ठीक है क्या करेंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, पर अगर भगत सिंह बच सकता है तो फिर आगे जाके संगठन जिंदा रह जाएगा। आज़ाद निकल के जब एल्फ्रेड पार्क में गए तो बहुत परेशान थे, क्योंकि शायद नेहरू ने कोई इस तरह की बात की होगी, या ये कहा होगा भी मैं हेल्प नहीं करूँगा। यहाँ अपने एक साथी के साथ थे, और ऐसा कहा जाता है कि पुलिस को ये खबर लग गई कि यहाँ पे आज़ाद हैं। जैसे आज़ाद को पकड़ना आसान नहीं था, बहुत भेष बदलते थे। आज़ाद ने कहा था ना कि मैं आज़ाद ही हूँ और आज़ाद ही मरूंगा, कोई ऐसी पुलिस के पास गोली नहीं है जो मुझे मार सके। चारों तरफ से पुलिस आके घेर लेती है। अब ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि पुलिस को पता कैसे चला कि आज़ाद एल्फ्रेड पार्क में है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी का भी हाथ हो सकता है, कुछ नहीं पता। इतिहास जो है ना, उसका अता पता नहीं है कुछ भी। एल्फ्रेड पार्क में आज़ाद को घेर लिया। जो लड़का आज़ाद के साथ था, इन्होंने पहले उसको भगाया कि तू बच। इनको दिख रहा होगा कि भाई मेरा तो मरना निश्चित है। अब इन्होंने कई कोशिश की, जितनी गोलियां थी उतनी चलाते रहे। फाइनली जब लास्ट गोली एक ही बची, आपको पता होगा ये एक गोली अपने लिए हर टाइम रखते थे, वो इन्होंने निकाली और उसको उसमें लोड करके और अपने आप को शूट कर लिया। इनका इतना डर था कि जब अंग्रेज गए ना इनकी डेड बॉडी के पास, क्योंकि पेड़ के पास ऐसे भाई अपने आप को शूट किया तो लेटे हुई अवस्था में थे, आधे लेटे, तो अंग्रेजों को फील हुआ कि कहीं ये एक्टिंग कर रहा है, एकदम उठ के और गर्दन वर्दन पकड़ ले, मार दे। सच बात है। तो उन्होंने 3-4 गोलियां और मारी। जो आदमी अपने आप को शूट कर चुका, दिख रहा है मर गया, उसको भी 3-4, कि अगर कहीं गलती से भी जिंदा हुआ तो ये छोड़ेगा नहीं। फिर आज़ाद का भय था इतना। अब सोचो, आज़ाद बचाने गए थे भगत सिंह को, लेकिन भगत सिंह को खबर मिली कि आज़ाद ने सुसाइड कर लिया या खुद को मार लिया या शहीद हो गए। तो ये फरवरी में चले गए, एकदम से सारा संगठन खत्म हो गया। कहाँ तो मार्च में उनकी फांसी तक तो इनको रुकना था, इनको थोड़ी ना फांसी हुई थी, लेकिन ये पहले चले गए। और वो भी एक दुख था कि भाई जो HSRA, कितना बढ़िया सपना हमने देखा था, कांग्रेस की टक्कर में ज़्यादा अच्छा संगठन होता, ऐसे लोग जो वैचारिक रूप से ज़्यादा विकसित हैं, दिमागी तौर पे सोचते हैं, तर्क शक्ति की बात करते हैं, ये पूरा संगठन 1931 के फरवरी मार्च में ख़त्म हो गया। एक तरह से पूरा ग्राउंड खाली हो गया। अब अकेली कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी। अब महात्मा गांधी वहां गए, इस तरफ देखो, यहाँ ये सब चल रहा है, वहां महात्मा गांधी मीटिंग में गए हैं। इस मीटिंग में हुआ क्या? अंग्रेजों ने जो चाहा वही हुआ। इस मीटिंग में बहुत सारे इंडियंस गए। गांधी ने रिप्रेजेंट किया कांग्रेस को, सरोजनी नायडू भी गई, अंबेडकर जी भी गए, डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से तेज बहादुर, बहुत सारे लोग गए। गांधी के ठीक सामने की कुर्सी, ऐसे यहाँ पे ना कुर्सियां लगी होती थी, तो सर्दी का टाइम था, सब लोग अपना कोट पैंट में, आप जानते हैं ब्रिटेन में तो वैसे भी बहुत गर्मी नहीं होती कभी भी, तो कोट पैंट टाई में सब बैठे हुए थे। गांधी इकलौते थे जो अपनी धोती, अपनी धोती और वो शॉल सा उड़ के बैठे थे। तो यहाँ पे इनके हेड थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। इन्होंने गांधी को देख के कहा था नेकेड फकीर, अधनंगा फकीर। ये गांधी को उपाधि मिली थी कि ये किसको पकड़ लाए हो, इस फकीर को, नेकेड फकीर को। तो एक मजाक के तौर पे चर्चिल ने गांधी को उपनाम दिया था अधनंगा फकीर या नेकेड फकीर। किसने कही थी ये बात? चर्चिल ने। और कहाँ कही थी? ब्रिटेन में, लंदन में, जब ये सेकेंड RTC में हिस्सा लेने गए। मान लो गांधी यहाँ बैठे हैं, गांधी के ठीक सामने की सीट पर बैठे हुए थे हमारे ही देश के बहुत बड़े लीडर अंबेडकर। यहाँ बातचीत शुरू हुई। अंग्रेज़ों ने कहा भाई इंडिया में डिवाइड करना ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों की कम्युनिटी सेम नहीं है, हमने हिंदू मुसलमान बांट दिए, हमने इस तरह की बातें की इन्होंने।
फिर उन्होंने कहा हमें लगता है एससीज को भी, जैसे एससीज के ऊपर कुछ बात उठी, गांधी जी ने कहा एससी के बारे में आप ना बोले, एससी हमारे हैं, हिंदू हैं और आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अंबेडकर जी ने कहा क्यों ना चिंता करें, एससीज को अगर आप अपना मानते हैं तो अब तक आपने हक क्यों नहीं दिए, इतने सालों से एससीज दलित रहे, उनकी हक की आपको कभी नहीं सूझी। यानी यहाँ कहने का मतलब है गांधी और अंबेडकर दोनों बड़े लीडर्स थे, लेकिन दोनों की ज़बानी बहस शुरू हो गई। अब इस बहस में बाकी सब लोग पीछे चुप रहे और अंग्रेज तो हंस ही रहे थे कि यही तो टारगेट था कि आपस में लड़ो झगड़ो, यही उनका टारगेट था कि किसी तरह सविनय अवज्ञा रुक जाए, गांधी इंडिया से यहाँ आ जाए और फिर यहाँ आके बहस करें और चले जाएं खाली हाथ। आपस की बहस हमारी नहीं निपटी और सेकेंड आरटीसी फेल हुई। देखो वो आंदोलन जो चलाया था, वो रुकवाया था ना बीच में, कौन सा आंदोलन, वो भी फेल हो गया। अब महात्मा गांधी गुस्से में है, लेकिन क्या करें, वापस आए, वापस आके कहा मैं दोबारा चलाऊंगा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों ने पकड़ा कि चलो जेल में, तुम अशांति फैला रहे हो, पकड़ के और जेल में बंद कर दिया। अब गांधी जेल में तो आंदोलन कहाँ से चलेगा, इसका मतलब सेकंड बड़ा मास जो मूवमेंट था वो भी फ्लॉप हो गया। गांधी जी ने खुद वापस ले लिया था आरटीसी में जाने के चक्कर में। तो इस आरटीसी में जाने का रिजल्ट कुछ नहीं निकला, हमारा दूसरा आंदोलन भी फेल हुआ। कब की घटना है ये, 1931 की। अब अंग्रेजों ने तीसरी आरटीसी फिर से रखी और इस बार गांधी को बुलाया ही नहीं। देखो कितने चालाक हैं, भगत सिंह वगैरह का ग्रुप तो फेल हो गया, खत्म हो गया, वो बिल्कुल फेल इन द सेंस वो खत्म हो गया, आगे काम नहीं करेगा। अब गांधी जी को न्योता ही नहीं दिया, कांग्रेस को न्योता ही नहीं दिया और तीसरी आरटीसी में वहां बैठ के कहा कि इंडिया में सांप्रदायिक जो है पंचाट लेकर आएंगे। इसका मतलब है कम्युनल अवार्ड, जिसमें हम एससीज को भी आरक्षण देंगे जैसे हमने मुसलमानों को दिया। और 1932 में इनके यहाँ पे बेटा एक हेड हुआ करते थे जिसका नाम था मैकडोनाल्ड, जिसको तुम मैकडी कहते हो ना आज, इसी नाम का था मैकडोनाल्ड करके इनका हेड था। इसके टाइम में हमारे यहाँ 1932 में सांप्रदायिक पंचाट आया जिसमें कहा गया हिंदू मुसलमान अलग थे, 1909 में कर दिए, हिंदू मुसलमान सिख अलग कर दिए 1919 में। अब हिंदू मुसलमान सिख और इनमें से अलग कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट को 1932 में। अंबेडकर जी इस बात से खुश थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हमें हक मिलना चाहिए, उनकी नज़र से देखे तो वो ठीक थे, लेकिन इस बात पे महात्मा गांधी अड़ गए। और महात्मा गांधी इस टाइम थे जेल में, पूना की यरवदा जेल में। गांधी ने कहा अगर एससीज को हमसे अलग किया तो फिर मेरा जिंदा रहना बेकार है, क्योंकि ये एससी हमारे ही सगे हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, इनको डिवाइड करने वाले अंग्रेज कौन हैं। वहाँ सांप्रदायिक पंचाट आ गया। यहाँ गांधी ने पूना की यरवदा जेल में बंद थे, इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। अनशन का टाइम इन्होंने जो डिसाइड किया वो 20 सितंबर था। आमरण अनशन और भूख हड़ताल अलग अलग चीज़ होती है बेटा। भूख हड़ताल में होता पानी पीते रहते हैं, आप भूखे रहते हैं बस। जैसे भगत सिंह ने जब जेल में की तो उन्होंने आमरण अनशन नहीं किया था, उन्होंने भूख हड़ताल की। मूवी का सीन याद है, पानी मांगते थे वो, तो क्या करते थे अंग्रेज घटिया, उसमें दूध भर के, क्योंकि दूध तो खाने में आ जाएगा, अगर कोई दूध पी लेगा तो उसकी हड़ताल नहीं मानी जाएगी। वो कहते थे हम भूख हड़ताल कर रहे हैं तो पानी दे दो, लेकिन पानी ना दे के उनकी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए। आमरण अनशन होता है हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, हम मरने तक अन्न नहीं लेंगे, इसमें कुछ भी कोशिश करते हैं सब छोड़ दें। महात्मा गांधी ने 20 सितंबर को आमरण अनशन की घोषणा कर दी कि अगर अंग्रेज़ों की बात चली तो फिर मैं मर के मुझे शांति मिलेगी। महात्मा गांधी बुजुर्ग हो चुके, क्योंकि सन है 1932, गांधी का बर्थ ईयर है 1869। सोचो 31 साल तो वहाँ के और 32 साल यहाँ के, इसका मतलब 60 प्लस की उम्र हो गई ना। अब इस उम्र में खाना पीना जरूरी है। और गांधी तुमने देखा बहुत बार हड़ताल ही करते रहते थे, तो कोई इतने हट्टे कट्टे भी नहीं थे। गांधी जी ने 20 सितंबर को हड़ताल शुरू की, आमरण अनशन, और 2 दिन बाद गांधी जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। अब गांधी, ऐसे बहुत लोग मर जाते थे बेटा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी अंग्रेजों के लिए। भूख हड़ताल में वो जतिन दास मरे ही ना थे, ऐसे बहुत लोग मरते थे। महात्मा गांधी की चिंता अंग्रेजों को उतनी नहीं थी, लेकिन एक आदमी को चिंता थी जिनका नाम था ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय। इन्हीं को बहुत लोग कहते हैं महामना। ये बड़े लीडर थे महामना, ये हिंदू महासभा के लीडर थे, कांग्रेस के नहीं है। हिंदू महासभा जो स्पेशली किसके लिए काम करती है, हिंदुओं के लिए।
एससीज को हिंदुओं में से ही निकाला जाना था अलग। तो हिंदू महासभा के लीडर एमएमएम बड़े चिंतित थे। चिंता किस बात की? गांधी को कुछ ना हो जाए। भाग दौड़ कर रहे हैं। एक पैर इनका गांधी के पास कि गांधी ठीक है, दूसरा पैर इनका अंबेडकर जी के दफ्तर में। अंबेडकर जी से जाके ये मिले और कहा कि भाई अंबेडकर तुम जो हो ना, देखो गांधी से हम छोटे भी हैं और गांधी मास लीडर हैं, गांधी को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जो बात है ना गांधी से जाके कर लो। तो अंबेडकर जी ने कहा भाई मैं क्यों जाऊं, मुझे तो कोई बात ही नहीं करनी गांधी से, हमें तो अंग्रेज सांप्रदायिक पंचाट में आरक्षण दे रहे हैं और हमारी कम्युनिटी ले रही है, मेरा तो गांधी से कोई बात ना चीत ना कोई कहना ना सुनना। अब मदन मोहन मालवीय जी चिंतित हैं क्योंकि अंबेडकर जी भी नहीं झुकने को तैयार ना मानने को तैयार। यहाँ गांधी की तबीयत रोज बिगड़ रही है। 24 तारीख को तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। फिर कई सारे लीडर्स जो है इकट्ठे होकर पहुंचे अंबेडकर जी के दफ्तर और कहा कि देखो भाई, दो बातें हैं, एक तुम उम्र में छोटे हो, दूसरा तुम बाहर हो। गांधी बाहर तो आके तुमसे नहीं मिल सकते, वो तो जेल में है, उसके ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन है, कायदे से तुम्हारा ही जाने का हक बनता है। उम्र में बड़े भी हैं नेता और जेल में भी बंद हैं। अंबेडकर जी को फील हुआ कि भाई सभी कह रहे हैं तो हाँ ठीक है, मैं जाके मिल लेता हूँ। अंबेडकर जी यरवदा की पुणे जेल में आए जहाँ गांधी थे। गांधी के साथ यहाँ महामना हिंदू महासभा के हेड मदन मोहन मालवीय जी और अंबेडकर, 3 लोग थे। ये डेट थी 25 सितंबर 1932। गांधी जी ने अंबेडकर जी से खूब बातचीत की और अंबेडकर जी ने खूब जो उनके मन में थी भड़ास वो सारी निकाली कि गांधी जी आपको हमारे आरक्षण से दिक्कत है, जब मुस्लिम बटे तब तो आपने कोई दिक्कत नहीं की, जब सिखों को आरक्षण दिया तो आपने कोई दिक्कत नहीं की, आपको हमसे ही दिक्कत है। तो गांधी जी ने कहा मुझे तुमसे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये आरक्षण इनका दिया हुआ मत लो, ये आरक्षण भारत तुम्हें देगा। जिस दिन आज़ाद होंगे ना, गांधी जी ने कहा ये मेरी जबान है, तुम्हें आरक्षण मिलेगा। कहाँ? केंद्रीय व्यवस्थापिका में, जो आगे जाके तुम्हारी लोकसभा बनेगी, जिसको आज हम लोकसभा कहते हैं ना, पहले इसका नाम था केंद्रीय व्यवस्थापिका, यानी जो केंद्र के लिए व्यवस्था करे, देश के लिए नियम बनाए। तो गांधी जी ने जबान दी महामना के सामने अंबेडकर को कि जिस दिन देश आज़ाद होगा तुम्हें आरक्षण भारत देगा, तुम इन मैकडोनाल्ड का या इन अंग्रेजों का सांप्रदायिक पंचाट मत लो। क्यों ना लो? क्योंकि इन्होंने लिया आरक्षण। क्या देश आज़ाद हो गया? तुम भी ले लो आरक्षण, आज़ाद नहीं होंगे और ज़्यादा बटेंगे। अंबेडकर जी को ये बात समझ में आ गई कि ठीक है यार, इनसे आरक्षण ना लेके अगर एक आदमी जिसकी सब मानते हैं, जिसकी चलती है, जिसकी ज़बान की वैल्यू है, वो कह रहा है हमें आरक्षण मिलेगा, तो मुझे क्या दिक्कत है। और इसीलिए अंबेडकर जी ने कहा लिखित में समझौता कर लीजिए गांधी जी। कल को आप कह देंगे कि भाई मैंने कब कहा था, आने वाली पीढ़ी कह देंगी कब कहा गांधी ने। तो इसीलिए पूना की यरवदा जेल में एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ, जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। और इसीलिए आरक्षण के दफ्तरों में लिखा होता है आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। किसने किया था? गांधी ने। अब निभाओ, क्योंकि गांधी को तो तुम राष्ट्रपिता कहते हो ना, बाप ने जो बात कह दी बच्चों को निभानी पड़ती है। तो राष्ट्रपिता का वादा था पूना पैक्ट में किसके ऊपर काम किया गया था? आरक्षण। आरक्षण का प्रावधान था लोकसभा में। आज 2024 में अब इलेक्शन आ गए हैं, पता है तुम लोगों को इलेक्शन आ गए? कौन सी लोकसभा के? 18वीं के। जितनी एज में हम अडल्ट कहलाते हैं ना वोट डालने के लिए, वो वाली लोकसभा आएगी। अब कौन सी लोकसभा आने वाली है? 18वीं लोकसभा। अब तुमने अगर पढ़ा हो, अप्रैल में इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल मई में कई चरण होंगे। 18वीं लोकसभा में टोटल सीटें हैं 543। 345 को मैंने उल्टा कर दिया, 543। पूरे देश के 28 राज्य और 8 यूटी में से ये सीटें अलग अलग बांट दी गई हैं। जैसे सबसे ज़्यादा सीटें दी गई हैं यूपी को 80 सीटें, हरियाणा को 10 दे दी, ऐसे राजस्थान को 25 दे दी, गुजरात को 26, सबको बांट दी। कैसे बांटी? जनसंख्या के अकॉर्डिंग। जिसकी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा उसकी सीट उतनी ज़्यादा। पॉपुलेशन कम है, सीटें कम हैं। एग्जाम्पल सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, गोवा, जनसंख्या कम है ना, इनको सीटें भी कम दी हैं। अब तुम्हारे सामने लाइव 2-3 महीने के अंदर पूरे देश में इलेक्शन की लहर चलेगी। ये इलेक्शन बेटा एक दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि 543 सीट बहुत हो जाती हैं। इस पूरे की जिम्मेदारी जो होगी ना, वो देश में एक कमीशन के कंधों पर आएगी, इलेक्शन कमीशन।
जिसमें 3 बड़े आदमी हैं। एक को हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी को कहते हैं अदर। अब रोज अखबार में इनके बारे में आएगा। ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ऐसा नहीं 3 लोग जाएंगे हर जगह, इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं बेटा। और अब ये हेल्प लेंगे आपके देश में 2 सरकारी नौकरी करने वाले, एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की और एक पुलिस वालों की। जहां जहां इलेक्शन होगा उस एरिया के सभी सरकारी स्कूल के टीचर्स लगभग की और लगभग पुलिस वालों की ड्यूटी आएगी। इनकी ड्यूटी होगी इलेक्शन ठीक से कंडक्ट हो। वहाँ पे टेंट वेंट लगते हैं, बहुत बड़ा तामझाम होता है ये, जहाँ पे इलेक्शन होता है ना, जब फिर सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, ईवीएम्स की बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन अब आपके सामने इस साल इलेक्शन कराने जा रहा है। कौन सी लोकसभा के? महात्मा गांधी के पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग इन सीटों में से एससी और एसटी को सीटें दी गई हैं। आपके टोटल आबादी जितनी है ना, इसका 8% आपके देश में एसटी हैं। जितने भी आप टोटल हैं उसका 8% लगभग आपके देश में ट्राइबल एरिया के लोग हैं, जो जंगलों में रहते थे, जिनका अपना रहन सहन, खान पान, बोली, जबान, भाषा, पहनावा सब अलग था। उन लोगों को सीटें दी गई। और एससी का प्रतिशत आपके देश में लगभग 16% है। इसीलिए जितनी सरकारी नौकरी निकलती हैं उनमें भी देखना इनको आरक्षण है, और इतना ही आरक्षण है। अगर 100 सीटें आती हैं, मान लो टीचर की 100 वैकेंसी आई, तो उनमें से 16 मिलेंगी एससी को सीटें और 8 मिलेंगी एसटी को। ये रूल है बेटा, ये हमेशा चलेगा। अब इस टाइम पे एट प्रेजेंट जो इलेक्शन होने वाले हैं इस साल में, 543 में से 84 सीटें एससी भरेंगे और 47 सीटें एसटी भरेंगे। इनमें से ये 131 सीट्स रिजर्व्ड हैं। कितने में से? 543। ये किसके कहने पे रिजर्व्ड हैं? महात्मा गांधी के। गांधी ने कहाँ कही थी ये बात? यरवदा जेल में। कौन सा पैक्ट था ये? पूना पैक्ट। और ये किस किस के बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर। जब फाइल तैयार हुई ना बेटा, तो उस फाइल पे साइन करने की बात हुई, तो गांधी ने पता है क्या कहा? मैं साइन नहीं करूंगा। मैं साइन क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है। साइन करने हैं तो वो करें जिनको लगता है कि भाई हिंदुओं में से एससी अलग होंगे। तो हिंदुओं के हेड कौन थे? महामना मदन मोहन मालवीय और उनके अंबेडकर। इन दोनों के सिग्नेचर हैं बेटा ओरिजिनल फाइल पर। तो पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछ लेंगे कि बताओ पूना पैक्ट पर किन लोगों के हस्ताक्षर हैं, तो आप टिक करोगे अंबेडकर और महामना मदन मोहन मालवीय के। लेकिन वो पैक्ट उनके बीच में नहीं हुआ। उस पैक्ट को किस किस के बीच में कहा जाता है? गांधी और अंबेडकर। दोनों के बीच में बातचीत थी, गांधी और अंबेडकर, लेकिन सिग्नेचर गांधी ने नहीं किए, बल्कि किसने किए हैं? मदन मोहन मालवीय ने। इस तरीके से 1932 में ये पूना पैक्ट संभव हुआ। लिखत में हम लोगों ने एससीज को आरक्षण देने की बात मांग ली। आज अगर मैं बात करूं, हमारे देश में ना बेटा 3 लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं। एक होती है सेंट्रल लेवल की, जिसके अब इलेक्शन होने वाले हैं। एक होती है स्टेट और एक होती है लोकल। ये 3 गवर्नमेंट हैं और हमारी इन तीनों गवर्नमेंट में एससी एसटी को सीट्स दी जाती हैं। सेंट्रल में सीट दी जाती है लोकसभा में, और स्टेट में विधानसभा में, और लोकल में पंचायत में। आप सब देखो आपके गांव के आसपास जब भी कभी इलेक्शन होता है तो सीट्स बटी होती हैं। जैसे जब भी इलेक्शन होगा तो एक बार किसी महिला का नंबर आएगा, गांव की सरपंच महिला बनेगी, देखा होगा ना इस तरह से। एक बार ऐसा होगा शेड्यूल कास्ट से बनेंगे। तो इनको सीटें दी गई हैं तीनों जगह। लोकसभा में 84 रिजर्व्ड हैं, विधानसभा में रिजर्व्ड अलग अलग हैं बेटा। जिस स्टेट में जितनी ज्यादा आबादी होगी उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, हरियाणा की विधानसभा में 90 सीट है, इनमें से 17 रिजर्व्ड हैं, लेकिन यूपी में 17 नहीं है, वहाँ अलग रिजर्व्ड हैं। इसलिए पेपर में नहीं आती, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग हैं। टोटल विधानसभाएं हैं 28 तो स्टेट्स में और 2 दिल्ली और पौंडीचेरी। कितनी विधानसभाएं? 30। तो हर एक की संख्या अलग है, हर एक में प्रतिशतता भी अलग होगी, इसीलिए इसको याद नहीं करना होता। ऐसी पंचायत में भी अलग अलग हिसाब किताब आएगा, इसलिए याद नहीं करनी, इसको याद कर लेते हैं। लोकसभा में कितनी है इनकी? और फिर 47 किसकी हैं? हाँ, वो एसटी की हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब की। विधानसभा में एसटी जहाँ हैं सीटें दी हैं, जहाँ नहीं है नहीं दी। जैसे हरियाणा की बात करूं तो विधानसभा में एसटी की कोई सीट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एसटी वहाँ मिलेंगे जहाँ जंगल हैं।
हरियाणा में जंगल के नाम पे घने जंगल कहीं है ही नहीं। जब जंगल नहीं है तो जनजाति कहाँ से आएंगी? आदिवासी ट्राइब के एरिया है ही नहीं। इसीलिए हरियाणा में ट्राइबल कोई सीट नहीं है। 90 में से 17 एससीज की हैं, बाकी सब जनरल की हैं। अभी आपके देश ने औरतों को आरक्षण नहीं दिया, न सेंट्रल लेवल पे न स्टेट लेवल पे, लेकिन औरतों को पंचायत में आरक्षण दिया हुआ है। तो औरतों के आरक्षण की डिमांड अब मोदी जी ने कहा तो है कि अगले जो इलेक्शन होंगे ना, इससे अगले 2029, उसमें सेंट्रल लेवल पे भी औरतें आएंगी और स्टेट लेवल पर भी औरतों को आरक्षण मिलेगा। अभी फिलहाल में आपके गांव में औरतों को आरक्षण है कितने परसेंट पर? 33%। यानी 3 बार अगर अलग अलग बनते हैं तो उनमें से 1 बार औरत जरूर बनेगी। तो ये आरक्षण का मुद्दा है। वापस चलते हैं, ये किस किस के सिग्नेचर के साथ हुआ था? अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय। लेकिन समझौता किसके बीच में हुआ? अंबेडकर और गांधी के बीच में। क्या डेट थी उस दिन? 25 सितंबर 1932। कौन सी जेल हुआ करती थी ये? और पैक्ट कौन सा कहलाया? ठीक है, तो महात्मा गांधी 1932 तक इस तरह से एक्टिव थे। समझ में आ गए ये? ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन गांधी जी की ले लेते हैं। 19 कब से एंट्री हुई गांधी की तुम्हारे देश में? 15। डेट क्या थी? 9 जनवरी। लेकिन गांधी ने कुछ नहीं किया। किसने कहा पहले बैठ के खेल देखो? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या कहलाते हैं गांधी के? राजनैतिक गुरु। गुरु तो बहुत सारे, राजनैतिक गुरु। गांधी की पहली छोटी से लेवल पे एंट्री है 17, फिर 18, फिर 19। ये कहाँ थी? चंपारण। ये कहाँ थी? अहमदाबाद। और इसी साल खेड़ा। और ये है खिलाफत। गांधी मुसलमानों के फेवरेट कब बने? खिलाफत। गांधी क्रॉप फेलियर में सबके सामने आके कब खड़े हुए? खेड़ा में। और मिल मालिक मिल मजदूरों के बीच में, और नील की खेती, ये सब रीजनल था। अगर देश की बात करें, देश में सबसे पहला मास मूवमेंट 1920, क्या नाम था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और अब 1932 में कौन सा? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। इतना क्लियर हो गया सबको? अब गांधी जी का ग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अब वो HRA, या जिसने अपना नाम क्या किया था? HSRA, ये सब खत्म हो गई। HRA कब बनी थी? 24 में। 25 में उन्होंने वो काकोरी में फंस गए। HSRA कब बनी थी? 28 में। 29 में उन्होंने खुद की अपनी गिरफ्तारी देके वो सारा मामला गया। अब गांधी जी के सामने सब कुछ क्लियर है बेटा। लेकिन पता है क्या होता है? ऐसा नहीं होता। आपके विचार नहीं मरते। भगत सिंह के जो विचार थे वो कहीं ना कहीं तो घूम ही रहे थे। एक नौजवान लड़का, बहुत पढ़ा लिखा काबिल लड़का, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस, ये आ गया अब गांधी के सामने। जैसे विचारों की लड़ाई हमेशा चलती है और अच्छी बात है। जैसे एक आदमी ही हमेशा क्यों लीड करे, उसकी टक्कर में कोई होना चाहिए ना। सुभाष चंद्र बोस में और भगत सिंह में थोड़ा सा अंतर है। भगत सिंह गांधी जी से बहुत जल्दी कट गए थे जब वो 10-12 साल के थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कटे कभी नहीं। हाँ, इनको देश निकाला मिला, इनको देश से निकाल दिया गया। बाद में जाके इन्होंने अलग काम किया, पर एक टाइम पे ये किस पार्टी में जुड़े थे? और जब तक कांग्रेस में रहे अपनी जगह बना ली। एक नौजवान लड़का था, अच्छे घर का था, इनके घर में खूब पैसा था, खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं थी, अमीरी में पले बढ़े। इनके पिताजी का सपना था, उड़ीसा के थे ये, उस टाइम पे उड़ीसा पता है क्या था? ये पूरा उड़ीसा था, बंगाल था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबको बंगाल मानते थे। तो यहाँ कुछ अमीर खानदान थे, जिनमें से टैगोर का, चट्टोपाध्याय का, चटर्जी जिसको आप कहते हैं, या बोस का, ये कुछ फैमिली, जैसे आज अगर कहें तो अंबानी, अडानी, हिंदुजाज, ये अमीर परिवार है ना, खानदान है। ऐसे तब भी खानदान थे। तो बोस का परिवार बहुत अमीर था। ये सुभाष चंद्र बोस के पिताजी भी बहुत बहुत जानी मानी हस्ती थे। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख के और उस जमाने के हिसाब से सिविल सर्वेंट बने। तो जैसे आज आप IAS कहते हैं, उस जमाने में पैसा होने से एक ये होता था कि चलो आप मेंटली फ्री हैं, अगर आपके पास दिमाग है तो आप मेंटली फ्री होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब ये पढ़ने के बाद जब पढ़ाई पूरी हुई, जब एलिजिबल हुए, तो पिताजी ने कहा बेटा सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर ले, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसको स्वर्ग की नौकरी कहते थे कि अगर आप सिविल सर्वेंट बन गए तो आपकी तो ऐश है, क्योंकि आपका एक तरह से सरकार में एक ऊंचे पद पे आपका साझा हो गया। अब ये तैयारी करने के लिए यहाँ से चले गए थे इंग्लैंड।
1 साल उस ज़माने में इंग्लैंड में स्टे करना, तुम सोचो आज भी महँगा पड़ता है। ये वहाँ स्टे किया आराम से और पढ़े लिखे, ऐसा नहीं कि बस रहे, वहाँ इन्होंने पढ़ाई-लिखाई की, तो खर्चा तो किया। उस ज़माने में जहाँ जो मिलता होगा भई, नोट्स है या कुछ भी है, सब कुछ अरेंज किया। 1 साल पूरी तरह डेडिकेटेड होके पढ़े और 1 साल बाद जब कॉम्पिटिशन का रिज़ल्ट आया तो इनको 4th रैंक मिला था। ये बड़ा रैंक था बेटा, क्योंकि ये गए थे इंडिया से। वहाँ कॉम्पिटिशन में थे सारे अंग्रेज़ों के लड़के, जिनकी बचपन से परवरिश थी कि तुम्हें इंडिया पे राज करना है, इसीलिए पढ़ो क्योंकि तुम्हें राज करना है। तो वो एक इस सेंस में पढ़ते थे कि हमें राज करने के लिए पढ़ना है। हमारे यहाँ से एक लड़का गया ये सोच के कि मुझे अपने पिताजी का सपना पूरा करना है, बहुत मेहनत की और 4th रैंक आ गया। यहाँ से जब वापस आए तो ढोल नगाड़े बजे, घर में बड़ी मिठाइयाँ बन रही हैं, पार्टी हो रही है। लेकिन जब बहुत बड़ी पार्टी हुई तो इन्होंने ये वहाँ जाके घोषणा कर दी कि भाई बेशक मेरा सिलेक्शन हो गया लेकिन मैं ये नौकरी करूँगा नहीं। इनके पिताजी को एकदम धक्का लगा कि मैंने कितनी बड़ी पार्टी दी, कितना कुछ अरेंज किया, इतने लोग आए और इसने जाके कह दिया कि मैं ये नौकरी नहीं करूँगा। तो इन्होंने कहा कि ये नौकरी मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इस नौकरी में मैं कितना ही बड़ा बन जाऊं, रहूंगा नौकर ही अंग्रेज़ों का। और मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाहता था कि इंडियंस में कैलिबर है, इंडियंस में योग्यता है, इसलिए मैंने पेपर दिया और मैंने एक जगह हासिल की। बाकी मेरा कोई शौक नहीं है। छोड़ के वहीं उसी दिन ये सब और बोले मैं ज्वाइन करूंगा अपने देश की आज़ादी के लिए एक बड़ी पार्टी। कौन सी? जब किसी की एंट्री होती है ना बेटा, तो आते ही कोई नंबर 1 नहीं बनता। माइकल है, ये कौन है पीछे? आराम से बैठ जाओ बेटा, बैग गिर रहा है क्या होता है? आराम से शांति से बैठे रहो। चलो, अब इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस में इन्होंने अपनी जगह बनाई बेटा। जब एंट्री होती है ना तो हमेशा एक कार्यकर्ता बन के घुसना पड़ता है पार्टी में। मोदी जी हमेशा से बीजेपी के नंबर 1 थोड़ी ना थे। मोदी जी ने भी घूम घूम के आरएसएस में काम किया, साइकिलों पे चले। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत छोटे लेवल से काम किया। अब आडवाणी जी का नाम आ गया ना, किस चीज़ के लिए? भारत रत्न। तो आडवाणी एकदम से प्रधानमंत्री नहीं बने थे, पहले पैदल घूम घूम के काम करते थे, साइकिलों पे चलते थे। तो ये सब काम करते हैं। उस टाइम पे बोस ने कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम स्टार्ट किया, पर जिसमें कैलिबर होता है ना वो आगे निकल जाता है। बोस धीरे धीरे जो यूथ कांग्रेस थी ना, इस विंग के हेड बन गए, यानी जो यूथ को एक मोटिवेशन देती थी, उनको लीड करती थी। और देखते देखते बड़े बड़े लोगों की नज़रों में आ गए। लेकिन इनको अगर ध्यान से देखो, गांधी और इनमें बहुत ज़्यादा गैप है बेटा। ये 1897 के हैं, 69 से 97 का मतलब लगभग 30 साल हो गए ना भाई। 69, 79, 89, 99, 28 साल का गैप था। 28 साल का गैप एक पीढ़ी का गैप होता है। तो गांधी जी बहुत मैच्योर हो गए थे और ये थोड़े से जवान थे, तो इनकी हरकतें भी वैसी ही थी। हरकतें इन द सेंस ये सोचते थे कि भाई हमें ना, जो मेरी यूथ ब्रिगेड है इसको मैं आर्मी की तरह ट्रेंड रखूं, जैसे सल्यूट मारना, सीधे खड़े होना, वो कदम ताल करना, वो सब सिखाते थे ये। तो गांधी जी को लगता था क्या फालतू की बातें हैं। और एक बार तो गांधी जी ने कहा था कि क्या बंदरों की सेना तैयार कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो ये काम? तो इन्होंने फिर बाद में सॉरी मांगा था कि कोई नहीं गांधी जी, पर इनके दिमाग में ना कहीं एक था कि मुझे सिपाही जैसे अपने लड़के तैयार करने हैं। और तुम खुद देखो, जब इन्होंने आईएनए बनाई आगे जाके, तो देखा इनकी वर्दी भी वो सिपाहियों वाली होती थी। कभी नोटिस किया है तुम लोगों ने? ये वैसी वर्दी, इनके सारे लड़के वो आर्मी जैसी कपड़े पहनते थे। इनफैक्ट इन्होंने अपनी पार्टी जब कांग्रेस से अलग होकर बनाई तो उसका नाम भी क्या रखा? इंडियन नेशनल आर्मी। यानी इनके कहीं ना कहीं इनका झुकाव था आर्मी की तरफ। चलो, इनकी कहानी कल पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या किया देश के लिए।